जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सी शार्प .NET ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी शार्प .NET। और पिछला जो टॉपिक था उसमें हम लोग पढ़े एरर क्या होता है, एरर का कितना टाइप होता है, उसमें एक्सेप्शन क्या होता है और एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है। तो वो जो टॉपिक था हम पहले बताए थे कि वो हर लैंग्वेज पे अप्लाई होता है, वो बेसिक कॉन्सेप्चुअल चीज है। लेकिन अब उसको हैंडल करना है तो अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरह से हैंडल होता है, और उसको हैंडल करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो है एक्सेप्शन क्लासेस का। किसका है? क्योंकि हम पहले बताया कि जब आपका एक्सेप्शन आता है तो एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट बनता है और आपके प्रोग्राम में थ्रो होता है। तो पहले एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट होता क्या है उसको समझते हैं। तो इन सी शार्प ऑल एक्सेप्शन आर ऑब्जेक्ट दैट डिराइव फ्रॉम द सिस्टम डॉट एक्सेप्शन क्लास। हम पहले बोले कि यहाँ पे जितना भी एक्सेप्शन क्लास होता है या जो भी एक्सेप्शन थ्रो होता है वो कोई ना कोई एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट होता है, और वो सारा क्लास जो होता है वो एक उसका बेस क्लास क्या होता है, सिस्टम डॉट एक्सेप्शन। इसका हायरार्की भी बताएंगे। और इसके पास कुछ प्रॉपर्टी होता है, हम बोले थे उसी में इंफॉर्मेशन डाल के वो भेजता है, वो सारा इंफॉर्मेशन उसी में डाल के भेजता है। तो पहला इंफॉर्मेशन क्या होता है? मैसेज। पहला जो इंफॉर्मेशन मैसेज होता है जो कि उस ऑब्जेक्ट का मैसेज नाम के प्रॉपर्टी में स्टोर रहता है, जो आपको बताता है कि क्यों ये एक्सेप्शन आया है। दूसरा होता है स्टैक ट्रेस, जो ये बताता है कि ये कौन से फंक्शन में है, ये कौन से फंक्शन में एक्सेप्शन आया है, वो फंक्शन को किस फंक्शन से कॉल कराया गया है, अगर हो सकता है कि उस फंक्शन को कौन से फंक्शन से कॉल कराया गया है, तो उसका पूरा एक बोल सकते हैं ट्रेसिंग बताया जाता है कि वो एक्सेप्शन जो आया है उसका फंक्शन कौन है, उस फंक्शन वो फंक्शन कहां से कॉल हुआ, वो फंक्शन कहां से कॉल किया है, वो पूरा बताता है। फिर एक इनर एक्सेप्शन बताता है, होल्ड द ओरिजिनल एक्सेप्शन व्हेन रैपिंग एक्सेप्शन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक रैपिंग एक्सेप्शन होता है जहां पे बहुत सारा एक्सेप्शन का कलेक्शन होता है, तो जो मेन एक्सेप्शन होता है अगर उसको निकालना है तो इनर एक्सेप्शन होता है। जैसे दो तीन तरह का एक्सेप्शन आ रहा है तो हम मेन एक्सेप्शन को निकालने के लिए इनर एक्सेप्शन यूज करेंगे। सोर्स, नेम ऑफ द एप्लीकेशन और ऑब्जेक्ट दैट कॉज द एरर। सोर्स ये बताएगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट था या कौन सा एप्लीकेशन था जिससे कि ये एक्सेप्शन आया है। और हेल्प लिंक, कभी कभी क्या होता है कि आपको लिंक भी बताते हैं। जैसे मान लो विजुअल स्टूडियो में काम करेंगे तो आपको एक लिंक भी आ जाता है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्यों आ रहा है, ये एक्सेप्शन नहीं आ रहा है, तो वहां पे एक हाइपर लिंक रहता है, उस पर क्लिक करेंगे तो कोई वेब पेज खुल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट का, जहां पर उस एक्सेप्शन के बारे में पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो हेल्प लिंक भी होता है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपका ऑब्जेक्ट में डालकर थ्रो होता है। लेकिन जितना भी एक्सेप्शन क्लास होगा उसके अंदर ये सारा प्रॉपर्टी होगा, क्योंकि ये किसके अंदर मिलता है? सिस्टम डॉट एक्सेप्शन के अंदर। और ये सिस्टम डॉट एक्सेप्शन को सारा एक्सेप्शन क्लास इनहेरिट किया है। तो हम बताए थे ना कि जब कोई बेस क्लास का जो प्रॉपर्टी रहता है वो सारे डिराइव क्लास में चला जाता है, तो सारा क्लास किससे इनहेरिटेड है? सिस्टम डॉट एक्सेप्शन से। तो ये सारा प्रॉपर्टी किससे मिलेगा? सारे क्लासेस में मिलेगा, जो जो क्लासेस आगे पढ़ेंगे हम लोग। अगर यहाँ हायरार्की देखोगे तो सबसे ऊपर में कौन होता है? सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट क्लास होता है। सिस्टम डॉट ऑब्जेक्ट से इनहेरिटेड कौन है? सिस्टम डॉट एक्सेप्शन। और उससे इनहेरिटेड तीन क्या है? उससे इनहेरिटेड तीन क्लास है, सिस्टम डॉट सिस्टम एक्सेप्शन, सिस्टम डॉट आईओ एक्सेप्शन और सिस्टम डॉट एप्लीकेशन एक्सेप्शन। मोस्टली क्लासेस जो होता है जो अभी हम लोग यूज करेंगे वो इनहेरिटेड होता है इससे। ठीक है, इनपुट आउटपुट से रिलेटेड, चाहे वो फाइल इनपुट आउटपुट है या फिर नॉर्मल इनपुट आउटपुट, उससे रिलेटेड जो एक्सेप्शन आता है वो इसमें आता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अपना एक्सेप्शन भी बना सकते हैं, अपना एक्सेप्शन। तो जब अपना एक्सेप्शन बनाते हैं, यूजर डिफाइन एक्सेप्शन जिसको बोलते हैं, तो उसको इनहेरिट कराना पड़ता है किससे? एप्लीकेशन। अगर बना बनाया जो भी मिलेगा वो या तो इससे इनहेरिटेड होगा या तो इससे इनहेरिटेड होगा। और हम लोग अगर अपना एक्सेप्शन क्लास बनाते हैं तो उसको किससे इनहेरिट कराना पड़ता है? इससे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहले क्या? कॉमनली यूज्ड एक्सेप्शन क्लास, जिसमें सबसे पहला कौन कौन सा है? तो याद को लिखा हुआ सिस्टम डॉट एक्सेप्शन, सिस्टम डॉट सिस्टम एक्सेप्शन, आर्गुमेंट एक्सेप्शन, आर्गुमेंट नल एक्सेप्शन, आर्गुमेंट आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन, नल रेफरेंस एक्सेप्शन, डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन। इसमें से कुछ जब यूज करेंगे तो हम बताएंगे, हम यहां लिख दिए हैं। इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन, इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन, फॉर्मेट एक्सेप्शन, ओवरफ्लो एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, आउट ऑफ मेमोरी एक्सेप्शन, स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन। तो यहां पे देखो बहुत सारा तरह का एक्सेप्शन है। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे मोटा मोटी कौन कौन सा पढ़ेंगे? डिवाइड बाय जीरो, नल रेफरेंस, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन, फॉर्मेट एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन तो और आईओ एक्सेप्शन अभी हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि इसके लिए फाइल हैंडलिंग पढ़ना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत बता देते हैं। जैसे सिस्टम डॉट एक्सेप्शन, ये क्या है? बेस क्लास फॉर ऑल एक्सेप्शन। जितना भी एक्सेप्शन उसका सबका बेस क्लास कौन है? ये। तो ये तो बेस क्लास के रूप में यूज हो रहा है। उससे इनहेरिटेड है कौन सा? सिस्टम एक्सेप्शन। तो ये सब जितना तुम्हारा एक्सेप्शन है नीचे वाला, ये सब किससे इनहेरिटेड है? सिस्टम एक्सेप्शन से। सिस्टम एक्सेप्शन किससे इनहेरिटेड है? ये दोनों बेस क्लास के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, डायरेक्टली काम नहीं है। अब आते हैं आर्गुमेंट एक्सेप्शन। आर्गुमेंट एक्सेप्शन कब आता है? जब कोई फंक्शन कॉल करा रहे, क्या कर रहे हैं? फंक्शन।
तो थ्रो व्हेन एन इनवैलिड आर्गुमेंट इज पास टू द मेथड। अब मेथड मान लो दो ठो आईटी पैरामीटर ले रहा है, अब तुम यहां से दो को फ्लोट पास कर दिया, तो वहां स्टोर हो पाएगा नहीं, तो वहां क्या हो गया, वो होगा इनवैलिड आर्गुमेंट एक्सेप्शन, मतलब जो फंक्शन को आर्गुमेंट दिया गया वो इनवैलिड दिया गया। आर्गुमेंट नल एक्सेप्शन, थ्रो व्हेन द नल आर्गुमेंट इज पास टू इज नॉट अलाउड। अब मान लो कि तुम कोई आर्गुमेंट है उसमें वैल्यू ना पास करके नल मतलब ब्लैंक पास कर दिया, तो वहां पे क्या आ जाएगा, पास किए हो, देखो यहां पे हो गया कि गलत डेटा टाइप का वैल्यू पास कर दिए, तो यहां पे क्या हो गया, आर्गुमेंट एक्सेप्शन आ गया। और अगर आप नल पास कर दिए तो वहां क्या आ जाएगा, आर्गुमेंट नल एक्सेप्शन। आर्गुमेंट आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन, थ्रो व्हेन द आर्गुमेंट वैल्यू इज आउटसाइड द अलाउबल रेंज। जैसे मान लो आईएनटी है, तो आईएनटी जो है वो इंटीजर लेगा, होल नंबर लेगा, लेकिन उसका एक लिमिट है ना कि कितना बड़ा मैक्सिमम नंबर ले सकता है, 2 अरब तक समथिंग, 2 अरब 14 करोड़ तक का वैल्यू ले सकता है वो लगभग, हमको जितना याद है। अब तुम उसमें 3 अरब लिख दिया तो उसका तो औकात से बाहर चला गया, तो वहां पे क्या आ जाएगा, आर्गुमेंट आउट ऑफ। ये सारा आर्गुमेंट वाला कब आएगा, जब मेथड में कोई वैल्यू पास करे तब। नल रेफरेंस एक्सेप्शन कब आता है, हम बताए थे कि जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसमें 2 पार्ट होता है। जैसे इंप्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना, तो पहले क्या होगा, इंप्लॉय का ईएमपी इक्वल्स टू न्यू इंप्लॉय। हम बताए थे इसमें 2 पार्ट होता है, पहला पार्ट होता है जो रेफरेंस टाइप वेरिएबल बनाता है, और दूसरा पार्ट एक्चुअल मेमोरी बनाता है। इसको 2 लाइन में भी लिखा जा सकता है इस तरह से, यहां पे अलग लिख दिए, आप फिर ईएमपी इक्वल्स टू ऐसे लिख सकते हैं। अब मान लो कि तुम सिर्फ यही लाइन लिखा, ये लाइन नहीं लिखा, तो सिर्फ रेफरेंस टाइप बना, क्या बना, एक्चुअल मेमोरी तो बना नहीं। जब एक्चुअल मेमोरी नहीं बनेगा तो हम बताए ना कि जब न्यू करके इंप्लॉय बनाएंगे, जो भी करेंगे, तब उसका मेंबर और उसका मेथड आता है एक्चुअल मेमोरी में, तो एक्चुअल मेमोरी तो बना ही नहीं। जब एक्चुअल मेमोरी नहीं बना तो ईएमपी में क्या रहेगा, नल। रेफरेंस टाइप वेरिएबल का डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है, नल, तो उसमें तो नल है। अब हम लिख रहे हैं ईएमपी डॉट आईडी इक्वल्स टू 10, तो अब तो भैया ये इसका एक्चुअल मेमोरी है ही नहीं, इसमें तो नल है। तो अगर कोई रेफरेंस टाइप वेरिएबल में नल है और उसको तुम यूज करते हो, तो वहां पे क्या आता है, नल रेफरेंस एक्सेप्शन, क्योंकि इसके पास तो किसी का एड्रेस है ही नहीं कि जहां आप जाके आईडी को खोजेगा, तो वहां क्या आ जाएगा, नल रेफरेंस एक्सेप्शन। डिवाइड बाय जीरो कब आता है, जो अभी हम बताए थे कि अगर कोई नंबर को 0 से डिवाइड कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, तो वहां कौन सा एक्सेप्शन आता है, डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन। इंडेक्स आउट ऑफ रेंज एक्सेप्शन कब आएगा, जब एरे वाला केस होगा, तो जो जितना इंडेक्स है 0 से लेकर 5 तक 4 इंडेक्स है, और तुम इंडेक्स नंबर 6 को एक्सेस कर रहे हो वैल्यू डालने के लिए, निकालने के लिए, 10 को एक्सेस कर रहे हो, 11 को कर रहे हो, तो वहां पे क्या आ जाएगा, इंडेक्स आउट ऑफ। इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन, थ्रो व्हेन अ मेथड कॉल इज इनवैलिड फॉर द ऑब्जेक्ट करंट स्टेट। इनवैलिड ऑपरेशन कब आएगा, जब आप कोई मेथड को कॉल कर रहे हैं, उस समय कर रहे हैं जब ऑब्जेक्ट जो आपका है वो उस मेथड को कॉल करने के अलाउ नहीं कर रहा, मतलब उसका स्टेट ऐसा है तो अभी वो काम करने के मूड में नहीं है। जैसे मान लो कि हमको 102 डिग्री बुखार लगा हुआ, एक उदाहरण के लिए समझा रहे हैं, और हमको कोई बोला चल ना भाई 4 किलोमीटर दौड़ते हैं सुबह सुबह, तो यहां पे क्या होगा कि आपका बॉडी अलाउ करेगा 102 103 बुखार में 4 किलोमीटर दौड़ने का, नहीं ना। तो ऑब्जेक्ट को कोई भी फंक्शन को कॉल कराने के लिए हो सकता है कि उसको उसके प्रॉपर्टी में कोई वैल्यू होना चाहिए, कुछ से इनिशियलाइज होना चाहिए, वो भी नहीं है, अभी वहां तक नहीं पहुंचा जिसके बाद वो फंक्शन कॉल होना है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन आ जाएगा। फॉर्मेट एक्सेप्शन जो अभी हम बताए थे कि अगर मान लिया आपके पास इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और उसमें आप कन्वर्टर 2032 के कंसोल डॉट रीड लाइन दिए हुए हैं और वैल्यू डाल रहे हैं स्ट्रिंग, तो कन्वर्ट हो सकता है, नहीं। उसमें आप बुलियन वैल्यू ट्रू फॉल्स डाल दिए, कन्वर्ट हो सकता है, नहीं। अब बुलियन का वेरिएबल ले लिए और उसमें तुम नंबर डाल दो, तो स्टोर हो सकता है, नहीं। तो जब आप कोई ऐसा डेटा टाइप में आप कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं किसी वैल्यू को जो कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो वहां क्या आता है, तुम्हारा फॉर्मेट एक्सेप्शन आता है। ओवरफ्लो एक्सेप्शन कब आता है, व्हेन एन अरिथमेटिक ऑपरेशन एक्सीड द लिमिट ऑफ द डेटा टाइप। देखो वही यहां पे होगा, जैसे मान लो तुम कोई कैलकुलेशन कर रहे हो, वहां इंटीजर यूज किए और उसमें क्या हो रहा है, इंटीजर यूज किए और उसमें कोई कैलकुलेशन कर रहे हो जिसमें ऐसा रिजल्ट आ रहा है जो इंटीजर से लिमिट से क्या है, बाहर है। कोई कैलकुलेशन किए और उसका कैलकुलेशन का रिजल्ट इतना बड़ा आ जा रहा है जो कि इंटीजर डेटा टाइप के बाहर का है, तो यहां पे देखो, बोलो सर यही चीज तो यहां पे भी बताए, आर्गुमेंट आउट ऑफ रेंज। नहीं, आर्गुमेंट आउट ऑफ रेंज होगा तब जब हम कोई मेथड में वैल्यू ऐसा पास कर रहे हैं जो वहां जो वेरिएबल बना हुआ उसका लिमिट से बाहर का है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप कोई नॉर्मल कैलकुलेशन करके किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज कर रहे हैं और उसमें कैलकुलेशन का रिजल्ट इतना बड़ा आ गया जो उस वेरिएबल के रेंज के बाहर है, तो वहां क्या आ जाएगा, ओवरफ्लो एक्सेप्शन। आईओ एक्सेप्शन कब आता है, जब आप रीडिंग राइटिंग कर रहे हैं, चाहे कीबोर्ड से रीड कर रहे हैं, मॉनिटर पर राइट कर रहे हैं, या फाइल से रीड कर रहे हैं, फाइल पर राइट कर रहे हैं, ठीक है, मेमोरी से रीड कर रहे हैं, मेमोरी से राइट कर रहे हैं, और वहां पर रीडिंग राइटिंग में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, किसी का कारण से रीड राइट नहीं हो पा रहा, तो वहां आईओ का मतलब क्या होता है, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। जब इनपुट आउटपुट करते समय कोई प्रॉब्लम आता है तो आईओ एक्सेप्शन आता है। फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन,
फाइल हैंडलिंग भी होता है सी शार्प के अंदर कि आप डेटा परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं फाइल में, वहां से रीड कर सकते हैं। तो फाइल हैंडलिंग कर रहे हैं और वहां पे कोई फाइल का नाम बताया कि ये वाला फाइल को ओपन करो, उसमें ये चीज को लिख दो, अब वहां फाइल है, ये नहीं है, फाइल मिसिंग है। तो जब फाइल हैंडलिंग कर रहा है और कोई ऐसा फाइल का नाम दे दिए जो फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो वहां क्या आता है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, आउट ऑफ मेमोरी एक्सेप्शन। ये कब आएगा, थ्रो व्हेन देयर इज नो एनफ मेमोरी टू कंटिन्यू एग्जीक्यूशन। आपका रैम का कैपेसिटी कम है और आप कोई बड़ा सा एप्लीकेशन रन करा दिए, उसको इतना मेमोरी चाहिए जितना रैम में खाली नहीं है, स्पेस ही नहीं रैम में, तो वहां पे क्या आएगा, आपका प्रोग्राम जाएगा वहां मेमोरी बनाने के लिए, रैम खाली है नहीं है, तो काम कर पाएगा, मेमोरी नहीं बना पाएगा, नहीं बनाएगा तो एक्सेप्शन बोले ना, कोई भी ऐसा काम जो नहीं कर पाएगा, तो वहां क्या आ जाएगा, आउट ऑफ मेमोरी। देखो कोई मोबाइल में गेम खोलोगे तो बोलता है नॉट एनफ मेमोरी, आ जाता है एरर, तो वहां एक्सेप्शन आता है, लेकिन उसको हैंडल करके आपको प्रॉपर्ली बता दिया गया कि नॉन एनफ मेमोरी टू लॉन्च दिस एप्लीकेशन, आता है ना, तो हैंडल करके आपको बता दिया, तो वहां कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है, आउट ऑफ मेमोरी। स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन, अब रैम के अंदर एक स्टैक नाम का मेमोरी होता है, रैम बहुत सारा पार्ट में बटा रहता है, स्टैक होता है, हीप होता है और भी अलग अलग सेगमेंट होता है। तो स्टैक एक ऐसा सेगमेंट होता है रैम के अंदर, एक पार्ट होता है जहां पे जब फंक्शंस कॉल होता है, एक फंक्शन दूसरे को कॉल कराया, दूसरा तीसरे को कॉल कराया, तीसरा चौथा कॉल कराया, तो उसका सारा इंफॉर्मेशन कहां स्टोर होता है, स्टैक में। लेकिन अगर ऐसा हो गया कि आप फंक्शन पे कॉल कराते जा रहे हैं, तो ऐसा हुआ कि सारा इंफॉर्मेशन स्टैक में भरते 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 पूरा रैम फुल नहीं हुआ है, लेकिन स्टैक वाला एरिया क्या हो गया, फुल हो गया, तो वहां पे कौन सा एक्सेप्शन आ जाता है, स्टैक ओवरफ्लो एक्सेप्शन। ये हम कुछ कॉमन बताए, ऐसा हजारों है, लेकिन इतना जितना हम लोग पढ़ रहे हैं, अब इसमें जैसे तुम डेटाबेस के साथ काम करने जाओगे तो वहां पे एसक्यूएल एक्सेप्शन आता है, ठीक है, तो वो स्पेशलाइज एक्सेप्शन होगा, नेटवर्क एक्सेप्शन होता है, नेटवर्क पे काम करते हैं, तो फिर अलग अलग तरह के स्पेशलाइज जब हम लोग काम करते हैं तो वहां अलग अलग तरह का एक्सेप्शन आता है। तो शुरू में जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई करते समय ना टीचर हर चीज आपको बता सकता है और ना आप हर चीज को बता देने के बाद आप याद रख सकते हैं। ये एक इवोल्यूशन प्रोसेस है कि टीचर जब भी पढ़ाएगा आपको आईटी फील्ड में, वो आपको बेसिक चीज या जो कॉमन चीज है वो बताते जाएगा, और आपको समय के साथ जिस डोमेन पे काम कर रहे हैं, जिस एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, उसके साथ नया नया चीज को सीखना पड़ता है। अब जनरली हम लोग जब 12th में थे तो हमारे फिजिक्स के टीचर थे, खड़ा होते थे बोर्ड पे धड़ाधड़ फिजिक्स का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते थे, तो हम लोग बैठ के देखते थे और सोचते थे अरे भाई ये कितना टैलेंटेड आदमी है, कितना इसको नॉलेज है, कितना इसको याद रहता है। हम लोग से तो एक तो सॉल्व नहीं हो रहा, 2-2 घंटा 3-3 घंटा बैठते नहीं होता, लेकिन वो टैलेंटेड आदमी नहीं है ना, आज हम टैलेंटेड है। हमको तुम लोग को लगता है सर को कितना आता है, हमको कुछ नहीं आता है, ना हम बहुत टैलेंटेड है, ना हमको बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है। ये क्या है, या हमको कोई पढ़ाते समय हमको इतना कोई पढ़ा दिया होगा, नहीं, ये टोटली एक्सपीरियंस है। आप अब बताओ 25 साल से हम यही काम कर रहे हैं, मेरा फिजिक्स का टीचर 25 साल से 20 साल से वही काम कर रहा है, तो एक ही काम को आप लगातार 10 साल 20 साल 25 साल करिएगा तो नेचुरल बात है तुमको याद हो जाएगा ना। तुम आज कोई भी चीज पढ़ते हो, कल भूल जाते हो, एबीसीडी भूले हो आज तक, 1 2 3 पर भूले आज तक, कखा गगा भूले हो आज तक, नहीं ना, क्यों नहीं भूले हो, क्योंकि उसका यूज तुमको रोज पढ़ रहा है ना, रोज कुछ ना कुछ लिख रहे हो, रोज कुछ ना कुछ पढ़ रहे हो, तो उसका यूज तो तुम्हारा रोज हो जा रहा है। तो जो चीज तुम्हारा रोज हो जाएगा वो तो तुमको याद रहेगा ही ना। तो यहां पे जो चीज हम बताए वो बेसिक चीज बता दिए, तुमको हैंडल कैसे करना है। अब बाकी जैसे मान लो डेटाबेस अब एडीओ पढ़ने जाएंगे, वहां पे काम करेंगे, एक्सेप्शन आ गया, एक्सेप्शन आएगा, तुमको हम मैसेज दिखा दिए, तुमको पता चल गया अरे इसमें ये एक्सेप्शन आ सकता है, तुमको हैंडल करने आता, तुम हैंडल कर लोगे। तो तुमको यहाँ पे हैंडल करने सीखना है, क्लास के बारे में उतना ध्यान में नहीं लगाना है, क्लास का ध्यान नहीं, एक्सेप्शन आएगा तुम खुद सीख जाओगे, जो काम करते करते प्रोग्राम बनाओगे एक्सेप्शन आ जाएगा, एक्सेप्शन आएगा तुमको पता चल जाएगा एक्सेप्शन का क्लास, तुम उसको हैंडल कर लोगे, काम खत्म। तो ये जितना भी चीज है हम लोग भी जो सीखे हैं या सीख रहे हैं, आगे नया चीज आ रहा सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, तो वो सीख रहे हैं क्योंकि पहले का जो एक्सपीरियंस है वो हम लोग को काम करता है आगे। अब तुम लोग को हम लोग आगे जाके पढ़ाएंगे ASP.NET, बॉय मेरा एक सीरीज चल भी रहा है ASP.NET Core MB से, हम लोग जब पढ़े थे उसमें सिर्फ ASP था, सिर्फ ASP, उसके बाद ASP.NET आ गया, फिर ASP.NET MVC आया, फिर ASP.NET Core आया, फिर ASP.NET Core MVC आ गया, बात समझ में आ रहा है। अब अभी देखो रेजर आया, अब ब्लेजर आ गया। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग जो पढ़े थे उस समय हम लोग को पढ़ाया गया था, नहीं, लेकिन
एएसपी जो पढ़े उसमें हम लोग को बेसिक आइडिया हो गया। उसके बाद समय के साथ क्या किया, हम लोग अपने आप को अपडेट करते गए, हम लोग भी पढ़ते चले गए, जहां से भी रिसोर्स मिला, इंटरनेट पे मिला, वेबसाइट पे मिला, यूट्यूब पे मिला, कोई बुक से मिला, तो अब तुम लोग को पढ़ाने के लिए हम लोग पढ़ लेते हैं नया टेक्नोलॉजी। तो मेन यही चीज है कि आपको बेसिक चीज बताया जाएगा, आपको बेसिक, लेकिन वो आप तभी सीख सकते हैं जब खुद प्रैक्टिस करेंगे, खुद लगे रहेंगे, आप खोजेंगे नेट पे कि भाई क्या क्या है, कौन सा चीज हम बना सकते हैं, जितना सीखे उसके आधार पे कुछ बनाने का कोशिश करोगे तब सीखोगे। ये हम कुछ बेसिक क्लासेस बता दिए हैं, ये आज इस सेशन में हम लोग क्लासेस देख लिए। अब इसको हैंडल कैसे करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग खत्म हो जाएगा, तो एक सेशन और चलेगा तो एक्सेप्शन हैंडलिंग हमारा खत्म। तो आज हम लोग एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, और एक्सेप्शन के अंदर कौन कौन सा क्लासेस यूज होता है, उसका हायरार्की याद करना पड़ता है। इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कौन है, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन रिलेटेड सिस्टम एक्सेप्शन और आईओ एक्सेप्शन और एप्लीकेशन एक्सेप्शन, ठीक है, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। नॉर्मली जितना भी क्लासेज है आईओ वाला छोड़ के वो सारा सिस्टम एक्सेप्शन के नेट से रिलेटेड है। इसका काम है यूजर डिफाइन एक्सेप्शन बनाने में, और कुछ क्लासेस जो है जो इनपुट आउटपुट से रिलेटेड है, चाहे फाइल इनपुट आउटपुट से रिलेटेड या नॉर्मल इनपुट आउटपुट से रिलेटेड एक्सेप्शन क्लासेस है, वो आईओ एक्सेप्शन के अंदर मिलता है, ठीक है। और ये कॉमन क्लासेस, उसका कहां पे कौन सा एक्सेप्शन आ सकता है वो डिस्क्रिप्शन के साथ हम बता दिए। नेक्स्ट क्लास ये 3-4 ब्लॉक है वो पढ़ लेंगे, ट्राई कैच फाइनली एक्सेप्शन हैंडलिंग हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं जहां पे एक्सेप्शन हैंडलिंग को हम लोग खत्म करेंगे।